बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने दूसरे पार्ट जो कि हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कवर होने के बाद हम पढ़ेंगे, वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन फैलाव को कहते हैं, या मतलब अगर उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन हम करें कि अगर तो जो सेंट्रल पॉइंट है उससे कितना दूर दूर जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ पैरामीटर्स या मुख्तलिफ मेजर्स जो होते हैं वो सेंटर पॉइंट यानी मीन से जो दूर दूर मौजूद होते हैं उसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। उसमें हमारे पास रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। हमारे पास जहां पे हम रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस की बात कर लें, तो ये तीनों हम जो है वो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में कवर कर रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेंज को। अच्छा जी, रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है द डिफरेंस इन द वैल्यूज व्हेन वी माइनस और सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी डेटा में हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे जो सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर लें, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम रेंज कहते हैं कि ये इस डेटा का में फला ये जो फिगर है ये रेंज है। अब ये बहुत आसानी से हमारे पास कंप्यूट होता है, बहुत जल्दी हम इसको समझ जाते हैं कि ये उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि ये रेंज है। इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को कंसिडर कर देते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास बताया है कि 11, 25, 21, 03, 14, 17, 08 और 10 के ये जो नंबर्स हैं, ये हमारे पास एक डेटा सेट है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप रेंज मालूम कर लें, फाइंड द रेंज। तो हमें पता है कि रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो हमारे पास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है माइनस जो हमारे पास मिनिमम ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा नंबर जो है हमारे पास 25 है और सबसे छोटा नंबर हमारे पास 03 है। तो हम क्या करेंगे, 25 से 03 माइनस करेंगे, हमारे पास 22 आएगा। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेंज है वो 22 का आ रहा है। अब जब हमने रेंज पढ़ लिया तो रेंज के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक ग्राफ समझाऊंगा और उस ग्राफ के थ्रू आप जब स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फिर हम आगे इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बुनियादी तौर पे वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल मेजरमेंट डिफर ऑन द एवरेज फ्रॉम द मीन, कि मीन से एक इंडिविजुअल नंबर जो है वो कितने फासले पे पड़ा हुआ है या कितने फासले पे दूर जो है वो है, तो उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। हमारे पास जितना स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा होगा इतना हमारे पास उसका जो ग्राफ है वो वाइडर होगा। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा है तो ये फैला हुआ है, ये पहाड़ की तरह जो बना हुआ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है बल्कि फ्लैट कर्व बना रहा है। ये जो कर्व बना रहा है ये फ्लैट है। सो इट मेक्स अ वाइडर वाइडर स्कैटर ऑफ मेजर वैल्यूज अराउंड द मीन। फॉर एग्जाम्पल ये मीन पॉइंट है, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होता है वो जो हमने तमाम वैल्यूज जो उसके अराउंड पड़ी है वो मीन निकाल लिया। अब हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल वैल्यू जो राइट साइड पे है या जो लेफ्ट साइड पे है ये इस मीन से कितने फासले पे है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन हमें कहता है। और दूसरी बात ये है कि जब स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा होगा तो इसका जो ये मतलब कौन वो फैलाव है, ये जो कर्व बनेगा तो ये कर्व ऐसे फ्लैट बनेगा, ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, ठीक है। जबकि दूसरी जो यहाँ पे बात बताई गई है वो ये है कि द स्मॉलर स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर तो स्टैंडर्ड डिविएशन छोटा है
तो जो इंडिविजुअल वैल्यू हम कंसिडर करते हैं वो मीन के करीब करीब पड़ी होगी, और इस वजह से जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो लंबाई में ज्यादा होगा और उसकी हाइट ज्यादा होगी इस कर्व की। ठीक है, जैसे इसमें इस कर्व में अगर आप देख लें तो इसमें हमारे पास अगर मीन हम इधर ले लें तो जब स्टैंडर्ड डिविएशन हम कम लेंगे या हमारे पास कम आएगा तो ये वैल्यूज हमारे पास अराउंड द मीन जो है वो करीब करीब पड़ी होगी। इसीलिए मीन के करीब ज्यादा वैल्यूज होने की वजह से इसकी हाइट बनेगी। सो इन सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जो फार्मूला को अगर हम देखते हैं तो फार्मूला हमें कहता है कि सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज माइनस मीन स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस वन, जो सैंपल साइज है उससे आपने 1 माइनस करना है और फिर इसका अंडर द रूट लेना है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है। अगर स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, इसको अंडर रूट नहीं करेंगे तो ये वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, ये वेरिएंस कहलाएगा और ये हमें बताएगा कि एक डेटा में वेरिएबिलिटी कितनी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कैलकुलेशन में जाने से पहले मैं आपको ये ग्राफ समझाना चाह रहा हूं। यहां पे आप देखें तो हमारे पास ये एक ग्राफ है जिसको अगर हम समझ लें तो आप जो है वो आसानी से स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारे पास डेटा है जो कि ये जो कर्व बनी हुई है ब्लू कलर की, ब्लू लाइन की, ये हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि अगर एक डेटा को हम उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसका मीन पॉइंट ये है, मीन यहाँ पे फॉल कर रहा है, बिल्कुल सेंटर में कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे छोटा सा एक्स बार या म्यू है। एक्स बार ऊपर सैंपल मीन का सिंबल है और म्यू जो है ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन है। तो ये जो रेड लाइन मैंने खींची है ये मीन की है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास इस तरह जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है डेटा की, जो मैंने कर्व बताया कि ये हमारे पास जो कर्व बनी हुई है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही है। ठीक है, जब इस तरह डेटा की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड डिविएशन होंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा वो हमारे पास मीन के राइट साइड पे भी होगा और लेफ्ट साइड के पे भी होगा, और उसके लिए हमें x बार माइनस 1s या सिंपल जो s है उसको लिखते हैं। s का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, x बार माइनस s, ये हमारे पास जब हम मीन से स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगा। और टू द राइट ऑफ द मीन, चाहे मीन के राइट साइड पे हो यहां से यहां तक, और चाहे मीन के लेफ्ट साइड पे हो यहां से यहां तक, तो ये जितना एरिया है मीन के राइट साइड पे, मीन के लेफ्ट साइड पे, जब मीन के साथ हम स्टैंडर्ड डिविएशन को एक बार माइनस करेंगे लेफ्ट साइड पे और दूसरी बार हम उसको प्लस करेंगे राइट साइड पे मीन के साथ, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन बनाएगा। और ये एम्पेरिकल रूल है बाकायदा स्टेटिस्टिक्स का, जो कि हमें कहता है कि जब हमारे पास मीन के राइट साइड पे एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन को प्लस करेंगे और एक बार मीन से स्टैंडर्ड डिविएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जितना भी डेटा है उस डेटा सेट में वो हमारे पास 68% डेटा बनाएगा और वो इसी एरिया के अंदर अंदर मौजूद होगा, वो इसी एरिया के अंदर अंदर मौजूद होगा। समझ आ रही है मेरी बात? ये वाला कर्व जो है ये देखें, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है मीन के लेफ्ट साइड पे। जब मीन से हम, ये वाला मीन है, सही है, जब इस मीन से हम एक बार माइनस कर लें और एक बार इसको यहां पे राइट साइड पे प्लस कर लें तो जितना हमारे पास ये एरिया मीन के दोनों साइड पे आ रहा है ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का एरिया है, और इसमें 68% हमारे
जो जितना भी डेटा हमारा होगा वो इस एरिया के अंदर अंदर फॉल करेगा। वो जो कर्व है, ठीक है, ये वाला कर्व, इसके ये इस एरिया में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का एरिया है इसके अंदर अंदर फॉल करेगा, इससे बाहर नहीं करेगा। और ये डेटा हमारे पास 68% का जो है वो कॉन्सेप्ट जो कह रहा है कि 68% डेटा इसी कर्व के अंदर आएगा। अब हम इसके बाद जो है वो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले की तरह मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास मीन वैल्यू है जो कि इस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये मीन वैल्यू के साथ अगर तो हम यहां से जो मीन वैल्यू है उसके राइट साइड पे 2 बार स्टैंडर्ड डिविएशन को प्लस कर लें और 2 बार मीन वैल्यू से स्टैंडर्ड डिविएशन को माइनस कर ले। जब हम 2 बार स्टैंडर्ड डिविएशन को प्लस कर लेंगे, 2 बार स्टैंडर्ड डिविएशन को माइनस कर लेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये x बार -2s आएगा क्योंकि 2 टाइम हम स्टैंडर्ड डिविएशन को माइनस कर रहे हैं। और ये x बार +2s आएगा क्योंकि हम 2 टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन को इसके साथ प्लस कर रहे हैं। जब इस तरह हमारे पास होगा कि हम मीन के साथ 2 बार स्टैंडर्ड डिविएशन को माइनस करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड और 2 बार हम उसको प्लस करेंगे ऑन द राइट साइड, तो हमारे पास ये बुनियादी तौर पे जितना एरिया कवर कर रहा है उस कर्व का, उसमें कहा जा रहा है कि ये 95% ऑफ द डेटा जो भी हमारे पास डेटा सेट का होगा वो इस कर्व के अंदर 95% जो डेटा है वो इस एरिया में फॉल करेगा, ठीक है। ये 95% डेटा हमारे पास इस एरिया में फॉल करेगा। ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। ये कर्व मैंने कलर कर लिया ताकि आपको समझ आए कि ये इस कर्व में ये 95% ऑफ द डेटा ये पड़ा हुआ है। ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ। वही हम मीन कंसिडर कर लेते हैं और हमें पता है कि मीन वैल्यू हमारे पास x बार या म्यू है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मीन से 3 टाइम जब हम राइट साइड पे मीन के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन को प्लस करेंगे और 3 टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे माइनस करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो x बार -3s और इस साइड पे x बार +3s आ रहा है, ठीक है। तो ये जितना एरिया बनाएगा इस कर्व का, ये एरिया जो बनाएगा इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये जो सिंबल दिया है ये अप्रोक्सीमेट का है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल टू का नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है। लेकिन ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 99.7% ऑफ द डेटा हमारे पास इस एरिया, इस कर्व के इस एरिया के अंदर अंदर हमारे पास यहां से यहां तक आएगा। तो कर्व के नीचे हमारे पास जितना भी डेटा है वो 99.7% आएगा। बाकी ये जो 3% का छोड़ दिया है कि ये कर्व से बाहर आता है, तो उसकी वजह ये है कि अगर आप ये देखो तो ये कर्व यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट जा रहा है, ये उसको टच नहीं कर रहा, नीचे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ये इसलिए कि आइडियल सिचुएशन इस दुनिया में हमारे पास कभी भी अचीव नहीं हो सकती या नहीं होती, नामुमकिनात में से नहीं है लेकिन अभी तक अचीव नहीं हुई। आइडियल सिचुएशन हमारे पास डेटा में नहीं आती, लेकिन जब सैंपल साइज बड़ा होगा तो हम उसको आइडियल या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे। इसीलिए जो यहाँ 99.7 का फिगर बताया है और उसमें कहा है कि 0.3% जो हमारे पास डेटा है ये इस कर्व से बाहर आएगा, इस लाइन से नीचे इस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से बाहर आएगा, इस एरिया से बाहर आएगा। उसको हम आउटलायर कहते हैं, ठीक है, उसको हम आउटलायर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इस कर्व से बाहर आ रहा है, इसलिए हम उसको आउटलायर कहेंगे। और यहाँ पे ये -3
ये वाला एरिया है, ये वाला जो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन है, और जो +3 वाला है ये यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डिविएशन का, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन का लिमिट है। तो हमारे पास ये रूल आपको समझ आया। अब हम जो है वो असल में अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो स्टैंडर्ड डिविएशन का है। तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा कि स्टैंडर्ड डिविएशन बुनियादी तौर पे कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि ये हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल वैल्यू मीन से कितने फासले पे पड़ी होगी। जितना हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा होगा, हमारे पास जो प्लॉट है या जो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है ये फ्लैट कर्व बनाएगा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास छोटा है तो ये कर्व जो है वो हाइटेड बनाएगा, और इसकी जो चौड़ाई है वो कम होगी, हाइट इसकी ज्यादा होगी। और इन सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला के हिसाब से जब हम वेरिएंस के फार्मूले का स्क्वायर रूट ले ले तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला बन जाता है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताया है कि फॉर सपोज आपके पास एक टेस्ट लिया गया और उसमें से हमारे पास ये रिजल्ट आए। मैक्सिमम हमारे पास 5 मार्क्स आए हैं और मिनिमम हमारे पास 1 मार्क्स आया है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि भाई आप इसका फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करो, और फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करके आप इसका मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लो। फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमें ये इसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। याद रखिए स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमारे पास मीन कैलकुलेट करना लाजमी है। तो जिस तरह प्रीवियस फार्मूला, अब ये वाला फार्मूला आप याद रखें, ये फार्मूला हम इधर नेक्स्ट स्लाइड में अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूले में आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास है एक्स बार, फिर है ये एक्स आई मतलब इंडिविजुअल वैल्यू, फिर इसके बाद है हमारे पास एक्स बार, फिर इसके बाद है उसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास है n-1। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में रखें। अब इस टेबल में हम इसको बाकायदा प्रूफ कर रहे हैं। एक्स आई का मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल वैल्यू जो हमारे पास डेटा में दी गई है इसको हम टेबल में लिखेंगे। इंडिविजुअल वैल्यू में सबसे पहले 1 है तो हमने इधर 1 लिख लिया, फिर 2 है वो लिख लिया, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर इसके बाद 5 है। जब हमारे पास ये इंडिविजुअल वैल्यूज लिख लिए तो हम इन सब को जब इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो इन सब को प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब ये सब प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। ये 15 आया तो हमारे पास ये टोटल नंबर चूंकि 5 है, मतलब ये 5 की तादाद में नंबर है, जब इनको हमने प्लस किया तो 15 आया। तो 15 को हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास मीन जो है वो 3 का आया। सही है, मीन वैल्यू हमारे पास 3 आया। अब इस फार्मूला का जो हमारे पास पहला पार्ट है और जो हमें कहता है कि इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन और फिर इसका स्क्वायर, तो हम इस टेबल में इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन को पहले मालूम कर लेंगे, फिर उसके जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे, दूसरे स्टेप में हम स्क्वायर लेंगे। इंडिविजुअल वैल्यू हमारे पास 1 है जो हमने इधर लिख लिया, माइनस हमने इधर कर लिया, और फिर हमने मीन उससे माइनस कर लिया। इंडिविजुअल वैल्यू 1 माइनस मीन विच इज 3। दूसरे में हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू 2 है जो हमने इधर लिख ली, फिर माइनस, और फिर इसके बाद मीन जो कि हमारे पास 3 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू 3 है तो 3 लिख लिया, और -3 ये इसका मीन, इससे हमने माइनस कर लिया। जब हमने सारों के लिए ऐसा किया, अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम है उसमें हम बाकायदा उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर कैसे लेंगे कि पहले जो ये वैल्यूज आई हैं इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि 1 - 3 = -2। जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए है, वो 3 रुपए के कर्जदार है आप, और आपके पास 1 रुपया है, आप वो 1 रुपया लौटा देते हो कर्ज में, तो आपका कर्ज 2 रुपया फिर भी बच जाता है। इस तरीके से हमारे पास ये -2 बन जाएगा, क्योंकि ये अभी भी हमारे पास लाइबिलिटी कंसिडर कर लें।
सो जब -2 का हम स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है 2 2s आर 4, तो ये हमारे पास 4 का जो वैल्यू है वो आ जाएगी। सिमिलरली 2 -3 तो हमारे पास -1 बन जाएगा, और उसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 3 - 3 इज इक्वल टू 0, और 0 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 0 ही आएगा। 4 - 3 इज 1, एंड 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। 5 - 3 इज 2, एंड 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। अब जब हमने स्क्वायर लेके हमारे पास ये वैल्यूज आई, तो आपको पता है कि हम फार्मूले के हिसाब से, यहाँ पे फार्मूला हमें बताता है सब्मिशन के सब्मिशन, ये तो हमने मालूम कर लिया, इंडिविजुअल माइनस मीन इनटू स्क्वायर, ये हमने मालूम कर लिया। तो इसको हम अब सबमिशन के थ्रू प्लस करेंगे, इसकी जितनी वैल्यू आई है। सो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आई है, तो हम जब ये सबमिशन करेंगे तो इन सब को प्लस करेंगे। 4 + 1 इज इक्वल टू 5, प्लस 0 फिर भी वही 5 आएगा, प्लस 1 6, प्लस 4 ये हमारे पास टोटल 10 आया। सो हमारे पास फार्मूला के जो ऊपर वाला जो नॉमिनेटर में हमारे पास आ रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, अब जब 10 आ गई तो बाकी फार्मूला हमें कहता है n-1। सो n हमें पता है, टोटल नंबर जो है 5 है, मतलब हमारे पास टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, सैंपल साइज 5 है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फार्मूला का अपर पार्ट है, जो इसकी वैल्यू 10 आ रही है, उसको रख के 4 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 2.5 का आंसर आएगा, और ये 2.5 का आंसर हमारे पास वेरिएंस है, एस स्क्वायर है। अभी ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं आया, क्योंकि फार्मूला में आपको पता है कि हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तब हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। सो जब हम 2.5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी स्टैंडर्ड डिविएशन की, वो 1.6 आएगी, और ये 1.6 हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। सो अब इस एग्जाम्पल के बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास मीन वैल्यू जो है वो 3 आई, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 1.6 आया। जब हम कंप्यूट करते हैं सैंपल वेरिएंस को, तो हमारे पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सैंपल वेरिएंस, और बहुत इजीली, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, बहुत इजीली हम इसको कंप्यूट करते हैं। क्या, सबसे पहले हम मीन निकालते हैं, जैसे हमने पिछले टेबल में सबसे पहले मीन निकाला, सारे इंडिविजुअल वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो वो हमारे पास मीन आया। फिर इसके बाद हमने इंडिविजुअल वैल्यू से हमने मीन को सब्ट्रैक्ट किया था, जो कि हमने यहाँ ये फार्मूला इधर भी है कि इंडिविजुअल वैल्यू से हमने मीन को सब्ट्रैक्ट किया था। फिर इसका स्क्वायर लिया था, मतलब इसका हमने बाकायदा स्क्वायर लिया। जब हमने स्क्वायर लिया तो इनको प्लस कर लिया, यहाँ f है, ये सबमिशन की जगह आप इसको बाकायदा कंसिडर कर सकते हो। हमने इसको प्लस कर लिया, सम ऑफ द स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और फिर इसके बाद सैंपल साइज -1 पे इसको डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो वेरिएंस की वैल्यू आई, क्योंकि हमने अभी इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया। जब हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया तो ये वेरिएंस की वैल्यू आ गई। जब हम इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आएगी। यहां तक अभी ये हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि भाई हमारे पास ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, टोटल 30 फैमिलीज हैं। इनमें ये हर फैमिली के जिनमें जितने बच्चे हैं उनकी तादाद बता रहे हैं, ठीक है। अब ये हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सबसे पहले तो हमने मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बनानी है बाय मेकिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है और उसमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर ये हमें कह रहा है कि ये 3 पार्ट्स हैं कि भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन टू द लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, एंड देन सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन टू द लेफ्ट एंड राइट, फिर थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन टू द लेफ्ट एंड राइट। ये मालूम कर लो और बता दो कि कितना % डेटा हमारे पास जो ये इंडिविजुअल इंटरवल है, इंटरवल कौन सी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन एक इंटरवल है, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरा है, और
थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन तीसरा है राइट एंड लेफ्ट साइड पे। तो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल इंटरवल के अंदर कितना % ऑफ द डेटा फॉल करेगा। सो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अब सॉल्व करते हैं। इस टेबल को आप देखें जिस तरह मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमारे पास डेटा को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो हमें पता चला कि सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 8 है। तो इसका मतलब ये है कि एक फैमिली में या तो कोई बच्चा है ही नहीं या ज्यादा से ज्यादा 8 बच्चे हैं। तो हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिख लिए, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल डेटा लिखेंगे फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये टेबल बहुत लंबा बनेगा। सो आसानी के लिए हम कहते हैं कि अगर एक फैमिली में 3 बच्चे हैं तो हम 0 बच्चे हैं, 3 फैमिलीज ऐसी है जिसमें हमारे पास 0 बच्चे हैं। तो हम 0 जो बच्चों की तादाद है वो लिख लिया और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली विच इज 3। सिमिलरली एक 2 फैमिलीज ऐसी हैं यहाँ पे जिसमें हमारे पास एक बच्चा है, तो बच्चों की तादाद लिख ली और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि 2 है वो लिख ली। फिर हमारे पास 5 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें हमारे पास 2 बच्चे हैं। सो हमने 5 जो है वो फैमिलीज की तादाद लिख ली और 2 बच्चों की तादाद लिख ली। इसी तरीके से 3 बच्चे हमारे पास वो भी 5 फैमिलीज के अंदर है, तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली उसकी और जो नंबर था बच्चों का वो हमने लिख लिया। जब हमने इस तरह इंडिविजुअली तमाम जो है वो उसका नंबर ऑफ किड्स और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, तो ये हमारे पास बुनियादी तौर पे जब हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं तो टोटल नंबर हमारे पास 30 आया। ये 30 फैमिलीज, आप इसको काउंट कर लें तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 30 है। लेकिन आपके पास जब इसको आप काउंट करेंगे 1 और 1, ये हमारे पास 2 बन गया, फिर इसके साथ 2 प्लस करके 4, फिर ये 6, फिर ये 8, 10, 12, 15, 18 और 21, 24, फिर 27। इस तरह जब हमने इसको प्लस कर लिया तो टोटल ऑब्जर्वेशन को जब हमने प्लस कर लिया तो ये हमारे पास बुनियादी तौर पे 105 का फिगर आया, 105 का। और हमें पता है कि टोटल फैमिलीज जो है वो 30 है, यानी सैंपल साइज हमारे पास 30 का है। सो हमने 105 जो हमने इन सब ऑब्जर्वेशन को प्लस किया था वो लिखा डिवाइडेड बाय 30 विच इज द सैंपल साइज, और हमारे पास जो मीन आया दैट इज 3.5। ठीक है, क्योंकि आप देखें ना 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 आया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 आया, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 10 आया। वो इसलिए कि अगर 2 हमारे पास 5 बार रिपीट हुआ है तो सिंपली वो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये भी 10 बनेगा, और इसको अगर हम बुनियादी तौर पे मल्टीप्लाई करें तो भी 10 आ रहा है। तो इस तरीके से जब हमने ये सारा फिगर प्लस कर लिया तो ये 105 आया, और 105 को हमने डिवाइड कर लिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 30, तो हमारे पास 3.5 का मीन आया। यहां तक हमें समझ आया कि जब हमारे पास ये हमने मालूम कर लिया और मीन हमारे पास 3.5 का आया, तो अब हम फार्मूला जो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन का पढ़ा था कि इंडिविजुअल वैल्यू जो कि हमारे पास ये है, ठीक है, माइनस मीन जो कि हमारे पास ये 3.5 है, ठीक है, इसको माइनस करेंगे और फिर इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट का ये आएगा, सेकंड का ये आएगा, थर्ड का ये आएगा। इस तरीके से हमने सारों का कैलकुलेट कर लिया। जब कैलकुलेट कर लिया तो आपको पता है इसका स्क्वायर अभी रहता है, सो हमने इनका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये 3 नहीं है, ये बुनियादी तौर पे एक सेकेंड। हमारे पास आपने देखा कि जब हमने x माइनस एक्स बार स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू मालूम कर ली, तो फार्मूला जो हमारे पास ग्रुप डेटा का फार्मूला, उसमें सबमिशन की जगह f को हम, क्योंकि ये ग्रुप डेटा होता है इसमें फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है, जो ग्रुप डेटा नहीं होता बहुत लिमिटेड डेटा होता है तो इसमें हम सबमिशन करते हैं। ठीक है, मतलब प्लस करते हैं उन वैल्यू का स्क्वायर लेके, इनका स्क्वायर लेके उन सारे वैल्यू को प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ग्रुप डेटा है, मतलब ये बहुत बड़ा डेटा है और उसमें रिपीटिशन है। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर इंडिविजुअल नंबर की अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक तो हमने मालूम की थी,
लेकिन फिर आगे इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया था। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास इस x माइनस एक्स बार स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आएगी, उसके साथ हम उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 3 थी, सेकंड की 2 है, फिर थर्ड की 5 है, फिर फोर्थ की 5 है। तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। जब ये वैल्यूज हमारे पास आ गए तो इन सब को हमने प्लस कर लिया, और प्लस करके हमारे पास 129.5 आया। अब ये 129.5 हमारे पास फार्मूला का जो ऊपर वाला पॉइंट है या जो पार्ट है, उसको हमने बेसिकली वो कंसिडर कर लिया था। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। हमारे पास आपको पता है 105/30 जो हमने मीन मालूम कर लिया था, तो वो मीन हमने सिंपल यहाँ इस फार्मूले में डाल दिया, टेबल में मालूम कर लिया था। ये फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से करें तो ये आएगा। अब टेबल में हमारे पास हमने जब स्टैंडर्ड वेरिएंस को मालूम करना है या स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करना है, तो इसका सिंपल जो है वो एक स्क्वायर रूट लगा लें, तो ये स्क्वायर रूट से ये 2 वाला हट जाएगा। s और ये फिर हमारे पास s रह जाएगा, विच इज जो ये फार्मूला इसका आता है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का बन जाएगा। अभी हम वेरिएंस के फार्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट करके फिर इसका स्क्वायर रूट सिंपल लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। सबमिशन इनटू फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास हमने उधर कैलकुलेट कर लिया था। तो आपने टेबल में देखा 129.5 जो है वो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है पूरा ये आया था। ये सबमिशन उसको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास 129.5 आया। फिर इसके बाद n-1 जो है ये हमारे पास 30-1 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज जो हमारे पास उसमें है दैट इज 30 से 1 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। 129.5 को जब 29 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.5 का फिगर आएगा, और ये जो 4.5 का फिगर आ रहा है ये हमारे पास वेरिएंस है। अब इस वेरिएंस का सिंपल आपने स्क्वायर रूट लेना है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2.11 आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। अब हमारे पास डेटा में मीन आ गया विच इज 3.5, और हमारे पास उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आया 2.11। अब इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल में ये वाला पार्ट बताया था कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम कर ले, ये तो हो गया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन की और परसेंटेज बताएंगे। ये कैसे होगा कि ये यहाँ पे आप ये देखें कि आपके पास मीन की वैल्यू आई 3.5 और स्टैंडर्ड डिविएशन की 2.11। तो सिंपल मीन से एक बार आप जो है स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को माइनस कर ले, एक बार आप प्लस कर ले, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन की ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं कि ये हमारे पास जो कर्व था, ठीक है, इस कर्व का हमने इस तरह ड्रॉ किया। ये हमारे पास जो मीन वैल्यू इसकी आई वो हमारे पास थी 3.5, ठीक है, 3.5। एक बार जब हमने इससे माइनस कर लिया, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने 68% का बताया था, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है। यहाँ से यहाँ तक ये राइट साइड पे स्टैंडर्ड डिविएशन और ये दूसरा लेफ्ट साइड पे। हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू आ गई। 1.39, ठीक है, ये और 5.61 हमारे पास जब प्लस करेंगे तो 5.61, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो 68% डेटा है इस डेटा सेट का, ये 1.39 से लेकर 5.61 के बीच है। मतलब 68% फैमिलीज ऐसी थी जिनमें 1 से लेकर 5 बच्चे थे, ठीक है। इस तरह हम ये कह सकते हैं। जब आपने ये, तो आपको उस रूल से भी पता चल गया था कि 68% हमारे पास इस फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में आ रहा है, लेकिन इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे अप्रोक्सीमेटली 68%।
तो हमारे पास हमने ये तो कह दिया कि बिटवीन 1.39 टू 5.61 लाइज 20 वैल्यूज आउट ऑफ 30। ये हमें कैसे पता चला कि 30 में से 20 वैल्यू? तो परसेंटेज का फार्मूला आपको बहुत इजीली पता है। परसेंटेज का फार्मूला आपके पास है, मैंने आपको जैसे बताया था, परसेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू विच इज x डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू विच इज n मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल सिंपल यहाँ पे हमारे पास हमने परसेंटेज मालूम करना है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये नॉन है 68% जो इसमें आ रही है, ठीक है। तो हमने 68% यहां लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू हमें पता नहीं है तो उसको x ही रह देते हैं, टोटल वैल्यू हमें पता है 30 है सैंपल साइज, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब ये 30 इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, सो ये 68 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। और ये जब 100 दूसरे साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाय 100 कर लें, ठीक है। जब आप डिवाइड कर लें तो आपके पास x ये इधर रह गया, तो x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आपको बताती है कि 20 हमारे पास जो आएगा नंबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 आउट ऑफ 30 फैमिलीज ऐसी थी जो कि 68% ऑफ द डेटा सेट बना रही थी, और ये हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल कर रही थी, जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 5 या हम राउंड ऑफ करके 6 भी बोल सकते हैं, 6 बच्चे थे। सही था दादा, स्तासो होमवर्क शो दा बतासो कवई और माता बेरा सेंड कवई तस्वीरा ना सही था असाइनमेंट थे। पुष्पी पदी बांधी Yes, दा sir. Yes, दा sir. Yes, होम sir. दा हगी एक्सप्लेनेशन इगोरा दा होमवर्क थे ಪದಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಅರ್ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಬೀಸ್ born per day ಅವಾಗ ಡೇಸ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ದಿ ಬೇದರ್ತ ಮೀನ್ ಮೇಲೆ ರೇಚ್ ಮೀನ್ मालूम कई रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम कई नो रेंज को दरता पता दा पासा ना मालूम है कि बेच कम दे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन नो गोरा दे टेबल ना तासो हेल्प अगिस्ते शे और दा टेबल के दरता हर ये शे एक्सप्लेन शे दे सही दा